आज की वीडियो में हम बहुत ही सिंपल सी बात समझने वाले हैं कि ये जो 25, 30, 32 साल की एज होती है ना, इसमें हम में से ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल मिस्टेक्स क्या करते हैं। एक्चुअली उससे भी पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो एज है 30 साल के 2-3 साल पहले से लेकर 30 साल के 2-3 साल बाद तक, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। इस समय फाइनेंशियल्स के बारे में सोचना समझना, कौन सी गलतियां करते हैं उसको एनालाइज करना और उस पे एक्शन लेना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्यों है। क्योंकि ये जो 30 साल की एज होती है ना, प्लस माइनस 3-4 साल, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन मोड़ होती है। तब तक आप बिल्कुल फ्रेशर भी नहीं रहते हो, थोड़ी सी ज़िंदगी जी चुके होते हो। ज़िंदगी बहुत स्टेबल नहीं होती है, लेकिन स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होती है। ज़िंदगी में अब उतनी फ्रीडम भी नहीं होती, लेकिन फ्रीडम बिल्कुल ख़त्म भी नहीं होती। थोड़ा सा आपने ज़िंदगी जी लिया है, थोड़ा सही गलत बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो हमारे लाइफ में आ चुकी होती है और हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। या तो हमारी शादी हो चुकी होती है, कुछ लोग की शादी हो चुकी होती है, कोई बच्चे भी हो चुके होते हैं। तो ये 30 साल की जो एज होती है ना, आपके लाइफ में बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस लेकर आती है। आपके बच्चे भी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो इंडिपेंडेंटली रह सकें, चीज़ें कर सकें। आपके पेरेंट्स भी अब बूढ़े होने शुरू हो चुके हैं। आपके पास उनकी भी केयर करनी है, अपने बच्चों की भी केयर करनी है, अपनी फैमिली की भी केयर करनी है। अचानक से जो बिल्कुल फ्रीडम होती थी, वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो उस समय लगता है कि यार, अभी हम कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं जो आगे फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही डिजास्टर साबित होगी। नॉर्मली हम 5 गलतियां करते हैं, हम में से ज्यादातर लोग। उन्हीं 5 गलतियों के बारे में आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। हमारी मंथली सैलरी आती है, बिजली का बिल जा रहा है, पानी का बिल जा रहा है, मेडिकल बिल जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें जा रही हैं। सब कुछ हमने प्लान कर रखा है। महीने के 1 लाख रुपए आते हैं, 1 लाख रुपए इस तरीके से खर्च होते हैं। 50,000 रुपए आते हैं, 50,000 रुपए इस तरीके से खर्च होते हैं। जिंदगी स्मूथ सी चल रही है। लेकिन हमारी जिंदगी हमेशा से तो ऐसी स्मूथ नहीं चलेगी ना। जब हम 20 साल 22 साल के थे तो मेडिकल इमरजेंसी नहीं आती थी, और अगर मेडिकल इमरजेंसी आती थी तब पापा थे संभालने वाले। अब आप फैमिली मैन बन गए हो। अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो पापा नहीं संभालेंगे, आपको संभालना है। अब अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, इमरजेंसी आ जाएगी, तो उन्हें नहीं संभालना है, आपको संभालना है। अब तक आपके पास जॉब नहीं भी होती थी तो चल जाता था, क्योंकि उतने खर्चे नहीं होते थे, थोड़े पापा से मिल जाते थे। अब अगर जॉब नहीं होगा तो 2 महीने सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। चाहे आपकी जॉब चली जाए, चाहे हेल्थ या मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, घर में कोई रिपेयर का वर्क आ जाए, कोई भी इस तरीके की चीज आ जाए ना आपकी लाइफ में, तो आपके जितने भी फाइनेंसेस होते हैं, जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट करे हैं, जो भी चीजें करी हैं, उसी को तोड़ना, उसी को खत्म करना आपके पास पहला और आखिरी विकल्प होता है। ऐसा होता क्यों है? हम इमरजेंसी फंड जानते हैं इंपॉर्टेंट है, फिर हम बनाते क्यों नहीं है? कुछ साइकोलॉजिकल मेंटेलिटी है हमारी, समझते हैं। जैसे ये बाद में कर लूंगा, ये अभी तुरंत अर्जेंट नहीं है ना, इसी महीने करने की चीज नहीं है ना। अगले महीने इमरजेंसी फंड बना लूंगा, अगले महीने थोड़ा इमरजेंसी के लिए सेव कर लूंगा। अभी यार सैलरी 60,000 रुपए है, 70,000 रुपए है, अगले महीने थोड़ी सैलरी बढ़ जाएगी ना, तब मैं कर लूंगा। पता है, मैं जॉब देख रहा हूँ, जॉब स्विच करने वाला हूँ, जैसे ही जॉब स्विच करूंगा उस समय इंक्रीमेंट आएगा, तब इमरजेंसी फंड बना लूंगा। ये जो कल पे टालने वाली बीमारी है, ये पहला रीजन है हमें इमरजेंसी फंड नहीं बनाने देती। और दूसरा रीजन ये है कि हमें लगता है कि यार, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ रही है, ऐसी कौन सी मौत आ रही है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं इन्वेस्टमेंट कर तो रहा हूं, सेविंग कर तो रहा हूं, सैलरी आ तो रही है। जब तक हम एक्चुअली उसमें फंसते नहीं हैं, तब तक हमें इमरजेंसी फंड के इंपॉर्टेंस के बारे में रियलाइजेशन नहीं होता।
देखो, बहुत डिटेल में ही मैं ज्ञान नहीं देने वाला हूं, बट मैं ब्रीफ में आपको बताता हूं। इमरजेंसी फंड केवल आपके इमरजेंसी में काम नहीं आती। इमरजेंसी फंड आपके इन्वेस्टमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है। अब अगर कोई इमरजेंसी आई, आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को, सेविंग को तोड़ दोगे। चाहे वो गिरा हुआ हो, चाहे आप शेयर मार्केट बिल्कुल नीचे धड़ाम हो, फिर भी आप तोड़ोगे, क्योंकि वहीं से आपको पैसे आएंगे। आप अपनी लाइफस्टाइल, खाना पीना तो नहीं बंद कर सकते। तो पैसे जो थोड़े से आपने इन्वेस्टमेंट में डाले हुए हैं, सेविंग में डाले हुए हैं, वो बंद होंगे, वो खत्म होंगे। तो इमरजेंसी फंड इमरजेंसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है। एक और बेनिफिट होता है इमरजेंसी फंड का कि इमरजेंसी फंड अगर आप रखते हैं ना, तो आपकी इनकम भी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? देखो, आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, आपके पास बिल्कुल फंड नहीं है, हैंड टू माउथ हर महीने का चल रहा है। अब आपको क्या लगेगा कि यार, मान लो आपको जॉब स्विच करना हुआ, यार दूसरी जगह मैं जॉब में गया, वहां पर नहीं काम चला, अच्छा नहीं हुआ, वो कंपनी कैसी होगी, या मुझे कुछ साइड हसल करने का मन कर रहा है, कुछ फ्रीलांसिंग में काम करने का मन कर रहा है, यार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, नहीं रिस्क नहीं लेता हूँ, लाइफ तो ठीक चल रही है। फिर आप उस कंफर्ट जोन में पड़े रहते हो, लेथार्जिक, मगरमच्छ जैसे। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होता तो आप क्या करते? ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरे पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है। अगर मैं दूसरी जगह जाता हूँ और मान लो वो कंपनी नहीं भी जमी, तो कोई बात नहीं है, दूसरी सर्च कर लूंगा। इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आप झक मार के वहां पर करते ही रहोगे ना। अब यही डिफरेंस आ जाता है, यही यही डिफरेंस है मेन। तब आप रिस्क ले पाते हो, आपका दिमाग चलता है, आप अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर पाते हो, एंड देन यू गेट डिजायर्ड रिजल्ट, तुम्हारी इनकम भी बढ़ती है। क्रेडिट कार्ड जब हमें मिलता है ना, तो हमें लगता है कि यार क्रेडिट कार्ड मिल गया, फ्रीडम है। मतलब हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो फ्रीडम है, स्वाइप कर लेंगे, कभी इमरजेंसी की जब में जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड का यूज तो हम तभी करेंगे ना, या तो जब हमारे पास इमरजेंसी आएगी, या यार हाँ ठीक है, मैं रेगुलर सारी चीजें क्रेडिट कार्ड से पे करता चलता हूं और बाद में पे कर देता हूं। क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इफ इट इज यूज्ड वाइसली। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड आपके लिए सबसे पहली सीढ़ी है, या नहीं, सबसे पहला वो बंदा है जो आपको खाई में धक्के मारता है। जो कर्ज का कुआं होता है, जो डेट की खाई होती है, उसमें धक्के मारने में सबसे आगे, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड खड़ा होता है। हम करते क्या है कि बाद में कर देंगे, बाद में पेमेंट कर देंगे, ठीक है यार अभी कर ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, फिर पेमेंट कर देंगे, अभी पैसे नहीं है फिर कर देंगे। दिस मेंटालिटी, आप हर महीने जितने पैसे आ रहे हैं उतने आप पैसे खर्च कर रहे हो ना। इस महीने आपके पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं, अगले महीने पैसे कहां से आ जाएंगे? अगले महीने पैसे आप कहां से जुटा पाओगे? अगले महीने कैसे कर दोगे? एंड देन व्हाट हैपेंड, अगले महीने का जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो आप उसका मिनिमम अमाउंट पे कर देते हो। एंड यू नो व्हाट, तो मिनिमम अमाउंट पे करते हो, तुम्हें लगता है कि चलो ठीक है मिनिमम अमाउंट पे कर देता हूं, बाकी बाद में कर दूंगा। मिनिमम अमाउंट तुम्हें केवल पेनाल्टी से बचा रही है, बाकी जितना भी अमाउंट बचा हुआ है उस पे एवरेज 36% का इंटरेस्ट लग रहा है। तुम होम लोन लेते हो 9% के आसपास, कार लोन लेते हो मे बी 9-10% के आसपास, पर्सनल लोन भी ले लेते हो वो भी 12% के आसपास, 14% के आसपास मैक्सिमम, और ये तुम्हें 36% का इंटरेस्ट रेट चिपका रहा है, ये बोल के कि ये मिनिमम पेमेंट कर दो और बाकी बाद में कर देना। और हम नहीं करते, हम मतलब फंस जाते हैं उस ट्रैप में। और एक बार आप उस ट्रैप में फंसे तो निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और फिर एक ये होता है कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, जितना क्रेडिट कार्ड की लिमिट है पूरा
यूज कर लें। भाई क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी यूज नहीं करनी होती। क्रेडिट कार्ड का 30% 35% ही आपको यूज करना होता है। अदरवाइज आपका सिविल स्कोर खराब होता है। आपका सिविल स्कोर खराब होगा तो आपको लोन महंगा मिलेगा। अब लोन तो आप कई बार जरूरत के लिए भी लेते हैं ना, कई बार सही चीज के लिए भी लोन लेते हैं। बिजनेस लोन लेना है, होम लोन लेना है, बच्चे के एजुकेशन के लिए लोन लेना है, ये तो ठीक लोन है, गुड लोन्स है ना। फिर वहां पर भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब भी हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं कभी भी हमें मिनिमम पेमेंट नहीं करना है। जब भी हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं हमेशा हमें फुल पेमेंट करना है। क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई बनवाना आपको डेट ट्रैप में फंसाने का केवल और केवल एक तरीका है। कभी भी वो फ्री नहीं होता। आप कभी भी वो फ्री नहीं होता। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो आपको फ्री में दे देंगे, नो। कैशबैक वाला जो होता है कि इतना इतनी की शॉपिंग कर लो इतना कैशबैक मिल जाएगा, नो। वो मार्केटिंग का अपसेल ट्रैप है आपके लिए। वो एक मार्केटिंग ट्रैप है जो आपको ये बताता है कि इतने की शॉपिंग कर लो तो इतना कैशबैक मिल जाएगा। आपको लगता है कि ठीक है यार 20,000 की शॉपिंग की, 2,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा तो 10% मेरा डिस्काउंट हो गया। अब आपका बिल हो रहा था 16,000 रुपए, आपने 4,000 रुपए की जबरदस्ती शॉपिंग कर ली। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था कि चलो कैशबैक मिल जाएगा। 4,000 की शॉपिंग की, 2,000 का कैशबैक मिला, 2,000 रुपए ही मेरे जेब से गए। नहीं, आप ये सोचो ना, 2,000 रुपए उसने जबरदस्ती तुम्हारी जो जेब से एक्स्ट्रा निकाल लिए ना, अपसेल है। वो सेल कर रहा है, वो मार्केटिंग ट्रैप में तुम्हें फंसा रहा है। तुम्हारी जितनी जरूरत है उतनी करो ना। क्रेडिट कार्ड केवल इसलिए यूज किया जाता है कि जो मैं आज पे कर सकता हूं नॉर्मल यूपीआई से, नॉर्मल अपने सेविंग अकाउंट के पैसे से, अब मैंने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया और अगले 20 दिन या 25 दिन जो भी आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है उतने दिन मैंने एंजॉय किया उस पैसे को, इंटरेस्ट उसका खाया। दैट इज द बेनिफिट। बाकी क्रेडिट कार्ड ज्यादातर लोग गलत तरीके से ही यूज करते हैं एंड दैट इज वाई भारत में क्रेडिट कार्ड का डेट करीब 22 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। जो हमारी सैलरी आनी स्टार्ट होती है ना, क्योंकि हम 30 साल के आसपास के एज की बात कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो ज्यादातर लोग 4 साल 6 साल के आसपास जॉब कर चुके होते हैं, चीजें होती हैं। उस समय हमारी एक गलती होती है, हम बहुत ही शॉर्ट टर्म सोचते हैं। अगली सैलरी, अगला इंक्रीमेंट, अगला प्रमोशन, अगला जॉब स्विच, अगला आईफोन का अपग्रेड, है ना, अगला कौन सा गैजेट लेना है, अगली ट्रिप कहाँ की बनानी है, ये तुरंत अगला अगला। रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं, बच्चे के एजुकेशन के बारे में नहीं। फिर क्या होता है कि अचानक से आप ये सब करते करते 5-6 साल निकाल लेते हो, आप 37-38 साल के हो जाते हो, तब आपको लगता है ओ अब तो 4 साल बाद 6 साल बाद बच्चे की फीस देनी है। कितनी देनी जी? 50 लाख रुपए। हाँ, कहां से लाओगे? ये जो शॉर्ट टर्म हम सोचते हैं उस समय, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर है। तुरंत मजा, तुरंत हैप्पीनेस, तुरंत खुशी, तुरंत डोपामाइन हमारे दिमाग में रिलीज हो जाए। और फिर सोशल कंपैरिजन भी चल रहा होता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, ये कंपैरिजन भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, अभी तो मैं यंग हूं। हाँ भाई, यंग हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप यंग नहीं हो, आप यंग हो, लेकिन समय 30 के बाद इतनी स्पीड से निकलता है कि तुम्हें रियलाइज ही नहीं होगा कब अगले 5 से 10 साल गुजर गए। और जितनी लेट हम स्टार्ट करते हैं ना ये रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचना, बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचना, मैरिज के बारे में सोचना, फ्यूचर प्लानिंग करना, उतना ज्यादा हम कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है उसे खो रहे होते हैं, उतना ज्यादा हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं। अगर आप 5 साल, मान लो एक ऑन एन एवरेज आप 10-15 हजार रुपए हर महीने डालते हैं और आपको रिटर्न रिटायरमेंट में आपको मिलता है,
अगर आप 5 साल डिले करते हैं तो करीब ये आपका 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान होता है रिटायरमेंट के फंड में। तो इंपॉर्टेंट ये है कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग, अभी की थिंकिंग ना सोचते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुरंत इन चीजों के बारे में सोचना नहीं है, शॉर्ट टर्म के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है भाई, उसी से जिंदगी चल रही है, डे टू डे वही चीजें तो चल रही हैं। बट इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में जितनी भी चीजें हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। अभी अगली सैलरी भी इंपॉर्टेंट है, अगला करियर स्विच भी इंपॉर्टेंट है, अगला प्रमोशन भी इंपॉर्टेंट है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी इंपॉर्टेंट है, शादी हो गई है तो बीबी और बच्चे भी इंपॉर्टेंट है, रिटायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर की प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अपनी सारी चीजों को कंसीडर करके उनको प्रायोरिटी पर लेकर चलना होगा। सारी चीजें प्रायोरिटी 1 पर तो नहीं हो सकती, लेकिन उनको अपनी प्रायोरिटी में, अपने गोल में इंक्लूड करना होगा। रिटायरमेंट के लिए अभी से पैसे डालने होंगे, बचाने होंगे। अगर तुम अभी नहीं करोगे ना तो बाद में तुम्हें हर महीने 50,000 रुपए डालने होंगे जो तुम नहीं कर पाओगे। जो काम तुम्हारा आज में भी 5,000 रुपए, 10,000 रुपए हर महीने डालने से बन जाएगा। और ये जो हमारी एज होती है ना 30 साल के आसपास, इसमें हमारी सैलरी लगभग स्टेबल हो जाती है, मतलब ठीक ठाक हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही होती है, हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते भी हैं बार बार, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। ना लेने के रीजंस होते हैं कि यार थोड़ी सैलरी और बढ़ जाए तब करते हैं, अगले महीने से करते हैं, ये प्रमोशन हो जाए तब करते हैं, यहां पर जॉब में दोबारा से देख रहा हूं, मतलब स्विच करने की सोच रहा हूं, उसके बाद करते हैं, अभी मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ा सेटल हो जाऊं फिर करता हूं, यार अगले महीने वाइफ की डिलीवरी है उसके बाद करता हूं, यार पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, उनके बीमारी आ गई फिर उसके बाद करता हूं। और ये कभी नहीं खत्म होगा। तुम्हें लगता है कि ये चीज खत्म हो जाए, इस महीने खत्म हो जाए, उसके बाद करूंगा, अगले महीने एक नई चीज होगी, उसके अगले महीने एक नई चीज होगी, उसके महीने अगले अगले महीने एक और नई चीज होगी। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। दैट इज हाउ लाइफ फंक्शंस। ये समझ लो कि अगर इन्वेस्टमेंट तुम नहीं कर रहे हो तो तुम अपने खुद के फ्यूचर के साथ धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूं कि तुम्हें बहुत जबरदस्त फाइनेंस की नॉलेज होने की जरूरत है, तुम्हें शेयर मार्केट की नॉलेज होने की जरूरत है। एसआईपी तो शुरू करो, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट डालना तो शुरू करो, उससे तो पैसे बनाना थोड़े शुरू करो, कंसिस्टेंसी तो ले आओ, डिसिप्लिन तो ले आओ, लगातार हर महीने बिना रुके, बिना नागा किए 5-10 हजार रुपए, 2-4 हजार रुपए निकालना तो शुरू करो। और अगर तुम म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में भी डालते हो तो 12 से 13% का रिटर्न ऑन एन एवरेज 15-20 साल में बहुत नॉर्मल है। और ये आप 5,000 रुपए, 10,000 रुपए भी अगर बचा पाते हैं तो करोड़पति बना देगा आपको। मतलब इवन अगर आप कोई केवल जो चाय सुट्टे के पैसे होते हैं, महीने के दिन के 100 रुपए हम खर्च कर देते हैं, महीने के 3,000 रुपए हो गए, ये पैसे भी कोई अगर 25 साल से डालना स्टार्ट कर देना, 25 साल की एज से, तो रिटायरमेंट तक उसके करीब 1.25 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएंगे। दैट इज हाउ द मैजिक ऑफ एसआईपी एंड कंपाउंडिंग वर्क्स। दोस्त लोग ट्रिप कर रहे हैं, मेरे कलीग ने एक नया आईफोन ले लिया, मुझे भी ले लेना चाहिए। और सबसे ज्यादा तो बुआ जी का लड़का, शर्मा जी की लड़की, इन्होंने परेशान कर रखा है। एक रिसर्च बताती है कि भारत में जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो 38% खर्चे केवल अपने पीयर प्रेशर की वजह से करते हैं। 38%, मतलब अगर आप 100 रुपए खर्च करते हैं तो 38 रुपए, अगर आप 10,000 रुपए खर्च करते हैं तो करीब 3,400 रुपए केवल पीयर प्रेशर की वजह से करते हैं। उसकी जरूरत ही नहीं थी आपकी जिंदगी में,
उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी आपकी जिंदगी में। सब लोग कर रहे हैं या सब लोग क्या सोचेंगे, फोमो हो जाएगा, कंपैरिजन, और फिर हम क्या करते हैं, गिल्ट में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, फिर ओवर स्पेंडिंग में आते हैं, फिर डेट ट्रैप में आते हैं, और ये पूरा साइकिल घूमता रहता है, चलता रहता है। आप कोई भी एक चीज एक्सपेंसिव खरीद लेते हो, उस समय तो ग्रेटिफिकेशन होता है, उस समय मजा आता है, हैप्पी भी हो जाते हो, डोपामाइन रिलीज हो गया, बल्ले बल्ले। लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद जब बिल आता है, पैसे देने हैं, तब समझ में आता है यार गलती हो गई, तब समझ में आता है यार नहीं कर लेना चाहिए था, वेट कर लेना चाहिए था, यार अब कैसे करेंगे। इस प्रॉब्लम से बचना है तो दो बिल्कुल 2 छोटे छोटे पॉइंट्स का मंत्र है, गांठ बांध लीजिए, पकड़ लीजिए। पहला मंत्र है कि आपको अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है। समझ में आया? आपको अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है, दूसरे के हिसाब से अपनी लाइफ को अपग्रेड नहीं करना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको अपनी लाइफ अपग्रेड नहीं करनी है, बेटर नहीं करनी है, एक्सपेंसिव चीजें नहीं करनी है, सब करनी है। लेकिन आज मैं जहां पर हूं, मैं अपनी लाइफ को उससे बेहतर करूंगा। मैं आज जहां पर हूं उससे बेटर करूंगा। उसने ऐसा कर लिया इसलिए नहीं, क्योंकि जब उसने ऐसा कर लिया तो फिर एक आपको डिफरेंस दिखता है, उस आप डिफरेंस और गैप को फिल करने की कोशिश में चले जाते हो। फिर आप 50 चीजें, अननेसेसरी चीजें एक साथ करते हो। लेकिन जब आप अपने आप को अपग्रेड करने की बात करते हो, तब आप देखते हो कि कितना अपग्रेडेशन के चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना कर सकते हो आप। 2% कर सकते हो, 4% कर सकते हो, 1 सामान खरीद सकते हो, 2 सामान खरीद सकते हो। तब आप खुद से कंपेयर करके अपने आप को बेटर करते हैं। पहला ये मंत्र है। दूसरा, एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सा रूल है फाइनेंस का, पर्सनल फाइनेंस का, 50-30-20 का रूल। इसको तो मतलब आपको अपने दिमाग में बांध लेना चाहिए, सोते सोते भी इसके बारे में सोचना चाहिए। आपका जो मंथली इनकम है उसका 50% मतलब 50% आपके बेसिक नीड्स में जाने चाहिए, 30% अपने वांट्स पर, लाइफ को अपग्रेड करने पर जाना चाहिए, और 20% इन्वेस्टमेंट पर जाना चाहिए, सेविंग्स पर जाना चाहिए। अगर ये 2 मंत्र आपने पकड़ लिए ना, तो ये जो पीयर प्रेशर है, कंपैरिजन वाला है, इससे बिल्कुल आप छूट जाओगे। क्योंकि ये मोटिवेशन से नहीं जाएगा कि हाँ जी आज वीडियो देख ली, मोटिवेट कर हो गया, नहीं जी मैं दूसरों का देखा देखी कुछ नहीं करूंगा ना। मोटिवेशन एक इमोशन है, आता है चला जाता है। ये चीजें जाती हैं, ये चीजें सही होती हैं, पर्सनल फाइनेंस की चीजें सही होती हैं डिसिप्लिन से, जबरदस्ती करने से। आपको अपने साथ, अपने दिमाग के साथ जबरदस्ती करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, एसओपी बनाना पड़ेगा, ऑटोमेशन बनानी पड़ेगी। देन यू विल बी एबल टू मेक दीज थिंग्स हैपन। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये 5 मिस्टेक्स अगर आप भी उसी एज ब्रैकेट में हो तो जरूर कर रहे होगे, और यकीन मानिए ये 5 बहुत ही सिंपल, छोटी सी दिखने वाली मिस्टेक्स हैं, चीजें हैं, लेकिन ये आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज इसे लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जब आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं ना, पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं ना, तो कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज मत करिए, अपनी मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज मत करिए, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।